गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा रोटेशनल मोशन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल मोशन या रोटेशन, राइट। तो आज से हम इसमें रोटेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ से रोटेशन जाते हैं। वर्क फॉर एनर्जी में भी बेटा सेट ऑफ क्वेश्चंस और ऐड करेंगे, ठीक है। तो और ये आगे तक भी आपके जब तक इम्तहान जाएंगे इनके क्वेश्चंस ऐड होंगे, ठीक है बेटा। तो देखिएगा रोटेशनल मोशन में सबसे पहले बात करना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास की। तो ये तो चैप्टर का नेम हुआ। अब बात आएगा सेंटर ऑफ मास, COM, ये हमने किया। अब हुआ कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। देखो बेटा, फॉर अ सिंगल बॉडी या किसी एक बॉडी की बात करें या द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे पूरे सिस्टम के मास को हम कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं। This is the point which moves in such a way that entire mass of the body is concentrated at that point, and all the forces are acting, all the external forces are acting at that point. याद करो, हम लोग जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो एक पॉइंट पर सारे फोर्सेस दिखाते थे, वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, वो सेंटर ऑफ मास होता है। तो देखिए हम क्या कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम is the point which moves such that the entire mass of the system or body is assumed to be concentrated at that point. मतलब एक पॉइंट पर पूरे के पूरे सिस्टम का या कोई एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी के मास को हम कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं, ठीक है। एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस आर चलिए क्या तो एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, तो आप देखिएगा क्या आएगा, एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं, आर अप्लाइड एट दैट पॉइंट। खैर मोटे तौर पे आप ये मानिए कि COM यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। और लगता है कि जितने भी बाहर के फोर्स हैं वो हम उसी पॉइंट पे लगा हुआ मान लेते हैं, लगा के काम करते हैं, उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ठीक है। तो पहले ये डेफिनेशन नोट कर लो, क्योंकि हमें तो मेन फार्मूले और उसके एप्लीकेशन पे जाना है। नोट कर ले बेटा इसे जरा। तो आप देखिएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स हम कैसे लेंगे, हमारा मतलब समझिएगा क्या है। जैसे हमने ये ले लिया, हमने कहा कि एक पार्टिकल का मास m1 ये है बेटा, और दूसरा पार्टिकल का मास m2 है। दोनों के बीच का सेपरेशन इन्होंने कुछ दे रखा है, ये इनके बीच का डिस्टेंस r दे रखा है, और ये कहते हैं कि बताओ भाई सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। तो ऐसे मेरा समझना बेटा, इसमें आपको इसके कोऑर्डिनेट नहीं दिए जा रहे, सीधे दोनों के बीच का सेपरेशन दिया जा रहा है। m1 m2 are two particles separated by distance r. You have to locate the point where the center of mass of these two particle is concentrated. तो इसको ऐसे करना, मान लीजिए A पॉइंट पर है, ये B पर है। सपोज एक पॉइंट C जिसकी दूरी m1 से बेटा r1 मान लो, और ऑब्वियस सी बात है m2 से दूरी आप r2 मान लो। r2 बेटा r माइनस r1, देखो ये डिस्टेंस r माइनस r1 हो जाएगा के बराबर है। तो हम ये ले रहे हैं। और तो रूल अब एक चीज समझिएगा, सेंटर ऑफ मास की एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वो क्या है कि किसी भी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ मास का एल्जेब्रिक सम 0 होता है, यानी मोमेंट ऑफ मास 0 होता है। इसका मतलब आप समझिएगा, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे आप समझते भी जाएंगे। अब हुआ कि मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, आपको याद है बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? तुम्हें याद हो अगर, टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टॉर्क जो है इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, और टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर याद हो, हम क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं लिख रहे, सिंपल लिख रहे हैं। तो बताइएगा बेटा, अगर हम फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो टॉर्क आता है, और टॉर्क का दूसरा नाम क्या है बेटा? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट, MOMENT, मोमेंट ऑफ फोर्स। सुनिए,
जब फोर्स का मोमेंट होता है, हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, तो फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो अगर मैं तुमसे कहूं मोमेंट ऑफ मास बताओ, तो तुम कहोगे यहां पर मास कर दीजिएगा, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास। तो मोमेंट का क्या डेफिनेशन बना कि मोमेंट MOMENT ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आया। तो रूल ये है, यहां ध्यान रखिएगा, देखो मोमेंट ऑफ, ये याद रखना बेटा, ये तुम्हें रीजनिंग में भी मिल सकता, मोमेंट ऑफ मास अबाउट या ऑफ द सिस्टम about the center of mass is zero होता है। इसका मतलब समझिएगा, दैट इज, देखो मोमेंट ऑफ मास जानते क्या होता है, मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर लिख लें, इसका प्रोडक्ट। अब हुआ कि मोमेंट ऑफ मास यानी अगर आपके कई पार्टिकल हो तो उन सभी के मोमेंट ऑफ मास का हम एल्जेब्रिक सम लेंगे। एल्जेब्रिक सम का मतलब समझिएगा, एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है ऐड देम विद साइन। एक साइन रूल होता है कि मान ले इसका मोमेंट ऑफ मास अगर नीचे की तरफ है, या हम मान ले कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका अगर क्लॉकवाइज है तो आप एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लो, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो क्लॉकवाइज नीचे हुआ, तो कहते हैं अगर एंटी क्लॉक को प्लस लो तो क्लॉक को माइनस लो। तो खैर एल्जेब्रिक सम का मतलब ऐड देम विद साइन, साइन रूल तो हम आगे आगे समझते जाएंगे। तो देखो क्या आता है, मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज जीरो। इसका मतलब m और r, m इज द मास, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो होगा और उसका एल्जेब्रिक सम, तो पता है एल्जेब्रिक सम में सिग्मा करते हैं, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर एक पार्टिकल होता तो एम आर लिखते, दो पार्टिकल होता तो हम यहाँ एम आर और मतलब पहला पार्टिकल M1R1 प्लस M2R2 का सम लेते। मान ले आई पार्टिकल तो MIRI लिख दीजिएगा, मतलब यू आर एडिंग, सिग्मा मतलब सम कर रहे हैं, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस सेकंड पार्टिकल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन, जितने भी हो। अब तुमको क्या सर सीधे जोड़ेंगे, साइन रूल लगेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ मास होगा वो प्लस है, और तो क्लॉकवाइज अपने आप माइनस लिया जाएगा। ध्यान रखना कोई इतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन रीजनिंग में आता है कि मोमेंट ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज जीरो, ठीक है या। अब इसको यहां लगा है, देयरफॉर देखिएगा, देयरफॉर इन फिगर शोन, अब तुम्हें मोमेंट ऑफ मास डायरेक्शन तुम्हें बता देते, फिगर शोन क्या आएगा देखिएगा। तो पता है बेटा, ये मास अगर एक्टिव हो तो बताओ बेटा, इस पॉइंट आप तुम इमेजिन कर लो कि सर यहां पर एक ये रॉड है और यहां आपने एक एक्सिस लगा दिया है जिसके चारों ओर ये रॉड घूम सकती है, तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ मास कितना आएगा। देखो ये मास इस एक्सिस के अबाउट इसको यूं घुमा सकता है, मैं तुम्हें ऐसे ले लूं, देखो ये एक्सिस, ये मान लो मैंने ये पकड़ लिया, तुमने कहा ये मास है, यहां मास एक लगा दो, तो बताओ ये मास अगर हैवी हो तो इसको ऐसे घुमाएगा ना, तो ये मास ऐसे घुमा सकता है, ये वाला मास इसको नीचे घुमा सकता है, तो इसका मोमेंट ऑफ मास ऐसे आएगा बेटा और इसका ऐसे आएगा। तो अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होता है, तो इसलिए ऐसे हम लोग लिखते हैं। देखो मास इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी M1R1, ये प्लस हुआ तो इसका क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि अगर ये एंटी क्लॉक है तो ये क्लॉक है, माइनस M2R2 इक्वल टू जीरो होता है। आगे से आप इतना मत करो, आप सीधे ये कर दो कि सर इसका मतलब M1R1 इक्वल टू M2R2। अब ये याद रख लो, दिमाग में डाल लो बेटा अच्छे से, और वो क्या है, अगर ये सेंटर ऑफ मास है, ये दूरी R1 है, ये मास M1 है, ये M2 है, ये R2 है, तो ध्यान रखना अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो बेटा M1R1 का प्रोडक्ट M2R2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक। तो ये फार्मूला है सेंटर ऑफ मास का, ध्यान रखो। तो एक चीज तो याद रखो, अब मान लो हमें R1 निकालना है, तो आप ऐसा करो R2 की जगह पर ये वैल्यू रख दो, तो देखो हमने R2 की जगह पर R माइनस R1 रख दिया, हमें R1 निकालना है, R1 एक साथ ले आओ,
R1 इक्वल टू आ जाएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ, ये आ गया। तो देखो R1 ये आ गया। अब तुम्हारा मन होगा कि सर R1 अगर आ गया है तो R2 भी भाई पता होना चाहिए। तो देखो R2 क्या होता है, R माइनस R1। Therefore R2 इक्वल टू R माइनस R1। तो R2 इक्वल टू R माइनस M2R अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, ये तो अगर आप ये लिखे R2 इक्वल टू, R कॉमन ले लेते हैं, देखो यहां आ रहा है, यहां 1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो R2 इक्वल टू बेटा देखो M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R आ जाएगा। तो ये R2 आ गया। मेन चीज ये ध्यान रखना बेटा कि सेंटर ऑफ मास अगर ये है तो इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर है। फिर तो ये तो कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये आ गया और ये काफी आगे हम इस्तेमाल करके लेके चलते हैं। क्वेश्चन आए ये ज्यादा मत ध्यान देना, ये तुम ध्यान देना एप्लीकेशन इसका आता है, इतना लिख लो फिर आगे बढ़ा इसका। अब अगर हम सेंटर ऑफ मास को बेटा ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम ही निकालें, मान लो इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब अभी देखो आप कहोगे सर बेटा आपने दो पार्टिकल को ज्वाइन कर दिया। अब अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लें, हम कहते हैं ये वाई एक्सिस है बेटा, दो पार्टिकल मान लीजिए है, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। अब आपको इसके बीच की दूरी नहीं दी है, इन्होंने ये दे दिया कि भाई इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, ऐसे दे दें ओरिजिन से। तो अगर दो मास आपको m1 m2 दें, इनके बीच का सेपरेशन डायरेक्ट देने की बजाय पोजीशन वेक्टर दें, तो आप देखिएगा इफ r1 एंड r2 आर पोजीशन वेक्टर of m1 and m2, then position of center of mass, ध्यान रखिएगा position of their center of mass, मतलब m1 m2, ध्यान देना बेटा m1 m2 का सेंटर ऑफ मास इनको ज्वाइन करें लाइन पे कहीं रहा होगा, मान लीजिए ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट जानते क्या आएगा, इसका कोऑर्डिनेट का पोजीशन, ये सेंटर ऑफ मास है बेटा, ध्यान रखिएगा, इसको हमने आरसीएम ले लिया। ध्यान रखिएगा ये और ये दिया होगा, ये तो हमने तुम्हें समझाने के लिए बनाया कि दोनों मास पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही कहीं होगा, ठीक है। तो हमने लिखा देन पोजीशन ऑफ COM, अगर हम इसे RCM से लिखें बेटा, ये जो हम फार्मूला ला रहे हैं वो जो अभी हमने तुम्हें बताया था कि अबाउट सेंटर ऑफ मास एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ मास इज 0, उसी को लगा के निकाला जाता है। तो उसको बार बार हम अप्लाई करेंगे तो हमारा डेरिवेशन लंबा होगा, कोई मतलब नहीं। तो फाइनल आउटकम लिख रहे हैं, तो जानते फाइनल आउटकम क्या होता है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला आता है m1 r1 प्लस m2 r2, वेक्टर में लिखिएगा बेटा m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। जो पिछला कैलकुलेट यहाँ किया था उसमें वेक्टर नहीं, क्योंकि उसमें तो सीधे दूरियां दी गई थी, लेकिन यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो वेक्टर आएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आवश्यक फार्मूला है, ठीक। तो ये आ गया दो पार्टिकल का अगर पोजीशन दिया जाए तब कैसे निकालें, इसे लिख लो, फिर थोड़ा सा स्पेस लेकर ही चलेंगे बेटा, है ना। हो गया, चलिए आ गया। तो अब हम इसको n पार्टिकल के सिस्टम का भी तो बना सकते हैं। तो देयरफॉर देखिएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल्स का एक सिस्टम लेते हैं। जैसे अगर आप कोऑर्डिनेट बनाने का ही इंटरेस्ट अगर लेते हैं तो आप कहते हैं y ले लेते हैं सर, x ले लीजिए, z ले लिया। n पार्टिकल मतलब आपने कर दिया कि एक m1 पार्टिकल है बेटा, इसकी पोजीशन O के रेस्पेक्ट में मान लीजिए r1 है,
एक M2 पार्टिकल, ये M1 था, M2 इसकी पोजीशन कुछ इसी तरह से, M3 मान लीजिए इसकी पोजीशन R3 है, डैश 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 nth पार्टिकल मान लीजिए, Mn मान लीजिए। तो आपने क्या लिया बेटा, कई पार्टिकल्स हैं, M1, M2, M3 डैश 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 Mn। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, दैट विल बी रिटन एज, इसको आप ऐसे, ये तो Rn के बराबर आ जाएगा, Rn क्या है, ठीक है। तो इन सभी का कहीं सेंटर ऑफ मास होगा बेटा, पूरा जैसे ना n पार्टिकल है, इनका कहीं सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होगा। हम उसका पोजीशन वेक्टर वही RCM मान लीजिए सेंटर ऑफ मास। सपोज हमने तुम्हें दिखाने के लिए बोला भाई ये C इज द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास, तो इसका पोजीशन वेक्टर कुछ ये होगा बेटा, ये RCM हुआ। हमें ये फार्मूला बताना है। तो भाई देखो बेटा, M1, M2, M3, Mn ये सब मिलकर जो एक सिस्टम बनाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं लोकेटेड होगा तो है ही है, निकालना हमारा धर्म है, होगा तो है ही है कहीं। तो इसका n पार्टिकल के देखो बेटा, पिछले फार्मूले की तरह क्या आएगा, RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस MnRn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस Mn। इनको आप जोड़ते चले जाते, ये आ जाए 2 स्टार आ गया, ठीक। तो सिमिलर है बेटा, देखो 2 पार्टिकल जैसा ही है, क्लियर ये। लेकिन अगर आपको बेटा, आप और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कहो कि सर इन पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए, बेटा समझिएगा, इनके कोऑर्डिनेट्स जैसे ये M1 था, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको x1, y1, z1 दे दिए, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 दे दिए, इसके x3, y3, z3 दे दिए, इसका xn, yn, zn दे दिया, मान लीजिए कोऑर्डिनेट। तो जो n पार्टिकल्स हैं, अगर उनके कोऑर्डिनेट्स वो प्रोवाइड कर दें, तो फिर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो तुम कहोगे फिर सेंटर ऑफ मास के भी कोऑर्डिनेट मान लो, XCM, YCM, ZCM। तो बात समझिएगा बेटा, अगर पोजीशन दे तो RCM से लिखो, अदरवाइज इन कोऑर्डिनेट्स along x, y and z axis, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है उसके हिसाब से ले, तो बेटा ऐसे ही जाएगा, बस एरो की जरूरत नहीं, क्योंकि x1, x2, x3 तो वैल्यूज होती है कोऑर्डिनेट में। तब जानते ही ये कैसे जाएगा, ये आपका ऐसे चला जाएगा, XCM देखो R1 की जगह x1, x2, xn, तो ये लिख दो ना M1 x1 ये आप ऐसे कर दो प्लस Mn किया है। तो अगर XCM, YCM, ध्यान रखना, XCM इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, YCM आप ऐसे बताइए, MnYn अपॉन Mn। और सिमिलरली ZCM अगर आपने, M1Z1, M2Z2 प्लस MnZn, तो ये आ गया बेटा। तो अगर आप XYZ कोऑर्डिनेट मिले तो इस तरह से आ जाने वाला है, ठीक है बेटा। तो ये आ गया सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का। बेटा ध्यान रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस और रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो तो थोड़ा आगे ले जाते हैं, पहले इसके एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके आप इसे नोट कर लो कुछ, क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं तो उसके पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स about
सेंटर ऑफ मास, अगर सेंटर ऑफ मास के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब आप ये समझें कि सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आएगा। तो आप लिखोगे COM इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम चूजन। आपने जो चूज किया है कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन जो आपने पास कराया है तो उस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब समझिएगा, अगर मान ले बेटा किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पर है तो हम चाहे कोऑर्डिनेट ये लें और हम कहें यार इसकी पोजीशन यहां से बताओ, तो ये तुम कहोगे सर RCM आएगा। अब कोई कहे नहीं हम तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा नीचे बना लेते हैं, देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां से अगर RCM थे तो ये तो यहीं रहेगा ना बेटा। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को O से बदल के O' पे ओरिजिन ले आए तो आप कहोगे सर इसकी ये पोजीशन बदल जाएगी, RCM हो जाएगी। तो देखो सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा। अगर आप मान लो यहाँ पर n पार्टिकल थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत, ये सब मिलकर के अपना सेंटर ऑफ मास यहाँ लगा रहा है, तो ये यहीं रहेगा। अगर आप यहां से नापोगे तो इसका पोजीशन ये आएगा, अगर आप इसको यहां से नापोगे तो पोजीशन ये आएगा। इसकी स्थिति नहीं बदलेगी, इसकी यहां से दूरी जब नई जगह से नापोगे तो नई इस डिस्टेंस आएगी, लेकिन ये तो यहीं का यहीं रहेगा ना। तो यही इसमें बताया गया है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास में जरा सा आप ध्यान से सुनिएगा। सेंटर ऑफ मास, जैसे अगर मान लीजिए पेन यूनिफॉर्म है बेटा, हर जगह इसका मास बराबर है, तो सेंटर ऑफ मास बेटा वो पॉइंट होता है जहां पर भी इसे बैलेंस कर पाए। मान ले हम इसको यहां बैलेंस कर लेते हैं, जैसे हमने इस पेन को यहां बैलेंस किया, तो जहां पर बैलेंस हुआ वहीं पर सेंटर ऑफ मास है। आप अच्छा इमेजिन करना कि जिस तरफ कैप है इस तरफ हम अगर इस पर कुछ और लोड भर दें, इमेजिन करके बताइएगा। सेंटर ऑफ मास जहां मैंने लिया यहीं पर है, ठीक है। अब अगर हम जिधर ये ब्लैक कैप है इधर की ओर कुछ मास इसके ऊपर और लोड ऐड कर दें, अब मान लीजिए यहां पर ये इक्विलिब्रियम में था, मास और लोड ऐड कर दें किधर, जिधर कैप है, तो बताओ ये जो सेंटर ऑफ मास है अगर इधर हम मास लोड करें तो किधर जाएगा। तुम कहोगे सर अगर इधर भारी कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा भारी की तरफ जाएगा, निश्चित रूप से, क्योंकि बेटा देखो इधर हम भार थोड़ा ऐड कर दें तो अभी ये यहां पर अगर इक्विलिब्रियम में आता है तो इधर अगर हैवी कर देंगे तो हमारा सेंटर ऑफ मास जिस पे ये इक्विलिब्रियम रहेगा वो इधर की ओर शिफ्ट करेगा। प्रैक्टिकली सोचना है ना। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का जिधर ज्यादा मास होता है उसके नजदीक होता है, तो COM इज क्लोज टू द हैवियर पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो नेक्स्ट आ सकता है सेंटर ऑफ मास इज क्लोज टू द heavier portion of the body बॉडी के हैवियर पोर्शन की तरफ सेंटर ऑफ मास होता है। क्लियर। तीसरा ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास में नॉट लाई एट द मास ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास मे नॉट लाई एट द मास ऑफ द बॉडी, मतलब जरूरी नहीं जैसे ये पेन है इसके मास पे सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं लाई कर रहा है। जरा रिंग को सोचो, एक अंगूठी को सोचो, हमारे पास इस समय है नहीं, आप इमेजिन करो जो एक रिंग होती है उसका सेंटर ऑफ मास जानते क्या होता है, उसके सेंटर पे होता है। तो जैसे ये अंगूठी है, मान लो रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। देखो मास तो यहां है इसका सारा, यहां तो है ही नहीं, लेकिन सेंटर ऑफ मास है यहाँ। तो जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास जो है जहां पे बॉडी का मास होता वहीं कहीं हो, वो उसके अलावा भी हो सकता है। जैसे एक रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है जबकि मास उसके सरकमफेरेंस पे होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एग्जाम्पल, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग इज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। जैसे ये रिंग है बेटा, ध्यान रखो इसका सेंटर ऑफ मास C है, ये C, ये COM है, जबकि यहां मास नहीं, रिंग का मास यहां बाहर बाहर है, ठीक है बेटा। मासेस 8424 kg, यानी ये 4 मास है, केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ
एक कॉर्नर्स ए बी सी डी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द साइड 2 मीटर। एक बेटा स्क्वायर उसका साइड 2 मीटर है, सारे साइड उसके कॉर्नर पे रखना है, कहते हैं सेंटर ऑफ मास लोकेट करें। जरा ध्यान से देखिएगा, आप इसमें ऐसे बनाइए, आप कहिए कि देखो एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो गया, या देखो इस पे 4 मास दिए इन्होंने। पहला जो आप ऐसा करना बेटा, आमतौर पर क्वेश्चन में ये बताते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ से बताना है। जैसे हो सकता है इसमें बता देते कि सेंटर ऑफ मास को ए से बताइए, बी से बताइए, तो जिस पॉइंट से पूछें आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन वहां से गुजारना है। जैसे हम यहाँ पर ए बी सी डी लिया इन्होंने, तो मैंने ए लिख लिया, ये बी ले लिया, ये बेटा सी ले लिया, ये डी ले लिया। इन पे मास क्या क्या रखे हैं आपको पता है। इन पे मास है 8 kg का मास है बेटा, इस पे जो मास है ये 8 kg का मास है, इस पे 4 kg का मास है, kg भी लिखना लिख दीजिएगा, फिर 2 kg का है और फिर 4 kg का मास है, ये दे रखा है। तो आमतौर पर जैसे ये कह देते हैं कि तुम बी से बताओ, तो तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन ये ऐसे है, जैसे एक्स एक्सिस ये लेते, वाई एक्सिस से यहाँ से गुजारते। सी से कहते तो कोऑर्डिनेट का ओरिजिन यहाँ से गुजारते। अगर तुमको कैसे कुछ ना बोले, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो फिर तुम पहला पॉइंट जो पहला शुरू हो, मतलब ऐसे बनाओ कि जो पहला पॉइंट है यहाँ से लो, तो तुम यहीं से आप ले लो कि सर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन ये जा रहा है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। फाइंड COM मैं यहाँ लग देता हूँ, ये था। तो देखो ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस आ गया, इस पे 4 का, इस पे 2 किलोग्राम का मास है, ये 4 kg ये रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इनको एक तरह पहले तो देखो ये जो मास है ना, इसे M1 मान लो, ये क्या हो गया M2, इसे आप M3 से डिनोट कर लो, और ये मास M4 हो गया। तो आपको M1 M2 M3 M4 मिल गए, ठीक है बेटा। इसके बाद क्योंकि कोऑर्डिनेट का ओरिजिन यहां से गुजारा है, क्यों गुजारा है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो हम पहले पॉइंट से लेंगे। कोऑर्डिनेट लिखिए, देखो अगर ये ओरिजिन है ए पे अगर ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गए। क्वेश्चन में साइड 2 मीटर बोला है, इसका मतलब ये वाली साइड क्या है, 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसके 0 0 हो गए। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, देखो 2 और वाई एक्सिस पे 0 यानी 2 0। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, देखो एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 2 यानी 2 2 हो गए। और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, एक्स एक्सिस पे 0 यानी 0 और वाई एक्सिस पे 2, ये आ गया, ठीक। तो अब आप ध्यान देना, आपके कोऑर्डिनेट यहाँ क्या मिले, ये आ गया। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ x1 ये हो गया 0, ये y1 हो गया बेटा ये 0, देखो x2 ये हो गया 2, ये y2 क्या हो गया 2। इवन यहीं पे लिख देते हैं, इतना ज्यादा मेहनत क्यों करें, मालूम है उसमें अननेसेसरी टाइम भी जाता है, तो आप ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा है। तो क्या कहोगे, तो कहोगे सर ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2, x3 y3, ये बेटा x4 और ये y4 हो गया। आपको ये पता चल गया। तो कहोगे सर इसका मतलब आप पाने क्या जा रहे हैं, तो लिखिएगा लेट COM इज XCM, यानी क्योंकि बेटा कोऑर्डिनेट में लिखा तो XCM YCM लिख रहा है, ये COM। तो तुम्हें याद होगा XCM क्या होता है, XCM क्या आएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, M1 X1 प्लस M2 X2, यहाँ तो 4 पार्टिकल है तो चारों लिखने पड़ेंगे, M3 X3 प्लस M4 X4 अपॉन चारों को जोड़ेंगे। वैल्यू रखो बेटा, जरा सॉल्व करो। तो M1 M2 भी आपको पता है, X1 X2 X2 वगैरह भी पता है। तो देखो ये क्या आ गया, XCM इज इक्वल टू M1, देखिए बेटा M1 है 8, X1 है 0, M2 है 4, X2 है 2, देखो ये 2, M3 है 2, X3 है 2 प्लस M4 आप देखो 4 है इंटू X4 0 अपॉन जोड़ेंगे सारे, यानी 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 4 प्लस देखो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4, हाँ प्लस 2 प्लस 4, तो 2/3 आया। तो XCM बेटा 2/3 आया, ठीक। इसी तरह YCM निकालिए, देखिएगा YCM क्या हो जाएगा, देखो M1 Y1
M4Y4 ठीक। जरा देखिएगा M1 क्या है। M1 तो 8 था, Y1 देखो 0 है, देखो ये 4 और Y2 0, तो 4 इंटू भी 0 आया। M3 देखो 2 है इंटू ये Y2 Y3 2 प्लस M4 अगर आप देखें तो M4 कितना है 4 है और Y4 2 है, 4 इंटू 2 अपॉन M1 M2 कितना आ जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 ये आ गया। देखो बेटा ये दोनों 0 हो गए, 2 2 जा 4 8, यहाँ तो 18 आया था, ऊपर भी तो 0 हो गए, सही है, सेम ही आ जा रहा है। तो 12/18 का मतलब 2/3 आया, तो YCM भी बेटा 2/3 आ गया। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब जहां भी इसका मतलब समझिएगा, सेंटर ऑफ मास जहां भी होगा उसके कोऑर्डिनेट 2/3 और 2/3 होंगे, ये आएंगे। ठीक, तो मैं यहां लिख देता हूं, therefore COM बेटा क्या हो गया, COM जिसे हम XCM YCM से लिखते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3 2/3 ये आया। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको ये मिल गए। ये मेथड आप ध्यान रख लो बेटा, क्योंकि जब इस तरह से आएगा बार बार लगाएंगे। अब अगर आपको कहा जाए पोजीशन बताओ, जैसे बेटा इसे पोजीशन कहते हैं, तुमसे कहते हैं RCM बताओ, तो अगर आपसे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहें तो आप RCM = XCM I कैप YCM J कैप ये लिख लो, मिसिंग था एरो। देयरफॉर मैग्नीट्यूड अगर RCM लिखना बेटा, ये एरो हटाना है तो आप क्या लिखते होगे, अंडररूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। देखो ये स्क्वायर कॉमन निकालो, यहाँ 1 बचेगा 1 + 1, ये स्क्वायर रूट से बाहर आए 2/3 √2 ये आ जाएगा। तो ये हो गया। अगर वैल्यूज मीटर में थी तो मीटर में लिख देना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में लिख देना, ये आएगा। देखो बेटा क्वेश्चन ये है, पोजीशन ऑफ 3 particles of masses 2 kg, 2, 3 and 4 kg are, ऐसे लिखते हैं 2, 4, देखो 2, 4 and 6 kg are, 2, 4 और 6 किलोग्राम के 3 पार्टिकल हैं, उनकी पोजीशंस आर, वो ऐसे दिया 1, 2, 1, 2, 3 -1 and -2, 4, -2. Then find out position of center of mass, ये पूछा है। अब जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो मासेस दिए हैं 2 किलोग्राम, M2 दिया है 4 किलोग्राम, केजी में दिया है, और M3 दे रखा है 6 किलोग्राम। पोजीशन जब कोऑर्डिनेट, क्योंकि इन्होंने पोजीशन मान लो, तुम्हें आंसर I कैप J कैप K कैप में दे, ध्यान रखिएगा। तो पहले की पोजीशन को अगर हम R1 से लिखते हैं तो 1, 2, 1 है बेटा। देखो फर्स्ट की क्वेश्चन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 I कैप + 2 J कैप + K कैप हो गया, ये आप सिंपल लिया। R2 पोजीशन देखो बेटा ये दी है 2, 3 -1, इसे आप I कैप J कैप में लिख लीजिएगा 3J कैप -K कैप। और R3 पोजीशन थर्ड है बेटा -2, 4 -2, दैट इज -2 I कैप + 4J कैप -2 K कैप। तो आप देखो बेटा अच्छा सा एक फॉर्मूला R1 R2 R3 दिया है तो तुम्हें याद है। देयरफॉर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सभी को याद होगा। RCM का क्या फॉर्मूला था बेटा, M1 R1 वेक्टर में लिखते हैं बेटा पोजीशन में, प्लस M3 R3 अपॉन M1 + M2 + M3। या वैल्यूज डालिए बेटा। RCM देखो M1 की वैल्यू 2 है, R1 की वैल्यू आपके पास मौजूद है I कैप + 2J कैप + K कैप। M2 4 है, वैल्यू मौजूद है R2 की वैल्यू है 2I कैप + 3J कैप -K कैप, प्लस M3 जो है वो बेटा 6 है और उसकी वैल्यू भी मौजूद है
माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 2 प्लस 4 प्लस 6 ये आया। तो ये क्या आता है आप देखिएगा, आप जरा से इसे और सिंप्लीफाई करके यहाँ लाए तो देखो आरसीएम कितना बचा, आप ध्यान दें। देखो आई वाले एक जगह आने चाहिए, जे वाले एक जगह, के वाले एक जगह, ठीक है। तो देखो बेटा ये 2i, ये 4 दूनी 8i, तो 2 और 8 क्या होगा 10, और 10 में से 12 गए। आप देखिएगा ये 2i, ये 8 10i और ये 12i है, तो माइनस 2i कैप दिख रहा फिलहाल, ठीक है। जे पे आ जाओ, देखो बेटा 2 2 जा 4 4j और 12 और 4 16j, और यहाँ पर देखो 4 छंग 24 और 16 40j कैप आ गया। एक बार फिर से चेक कर लेना, देखो 2 2 जा 4 4 12 12 4 16 24 16 24 ये आ गया, ठीक है। अब के पे आइएगा, देखो 2k माइनस 4k यानी माइनस 3k बचा, और माइनस यहाँ 12k माइनस 3 माइनस 12 माइनस माइनस 15k कैप अपॉन ये तो जुड़ गए 6 4 10 2 12 आ गया 12। तो ये वैल्यू आ गई। आपको बहुत ज्यादा लिखना है अलग अलग तो आप लिख सकते हो, देखो 2/12 लिखोगे तो माइनस 1/6 आई कैप, इसको इससे करोगे तो 4 या 10/3 आ जाएगा जे कैप, क्योंकि इसे आपने 4 से डिवाइड किया 10 आया, 4 से 3 आया। इसमें करोगे तो 3 से करते हैं तो माइनस 5/3 5 जा आया, 3 4 आ गया के कैप। ये आंसर आ गया आरसी। तो अगर आप ऐसे सिंपल फार्मूला बेस अभी होते हैं, आगे थोड़े से आएंगे चैलेंजिंग, वो अगली क्लास में करते हैं बेटा। थैंक यू।